नमस्कार। साधारण बोलचाल की भाषा में जिसे हम सरकार कहते हैं, वास्तव में वो सरकार का जो अंग है कार्यपालिका, उसके संबंध में हम चर्चा कर रहे होते हैं। तो कार्यपालिका जो है सरकार का वो अंग है जो कि व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है उनको, कार्यपालिका कोई नीति निर्माण करती है उनको भी, तथा न्यायपालिका के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं उनको लागू करने का कार्य करती है। तो जहाँ पे कानून बनाना, कोई नीति निर्माण करना या सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के द्वारा कोई निर्णय दिए गए हैं, ये सब कार्य तो है शासन का। लेकिन यहाँ पे क्या है, शासन का कार्य खत्म हो जाता है और जब इनको लागू करने की बात आती है तो प्रशासन का काम वहाँ से शुरू हो जाता है। तो देखिए, कार्यपालिका जो है इसके अधीन कई मंत्रालय होते हैं, मंत्रालय में कुछ एक विभाग होते हैं, वहाँ पे जो कार्यरत सचिव हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, उन कानूनों को ये जो गजट है उसमें प्रकाशित किया जाता है। गजट में प्रकाशन के साथ ही कानून जो हैं वो लागू हो जाते हैं। कोई भी निर्णय है, कोई नीतियां हैं, वो लागू हो जाती हैं। गजट, जैसे कि अपने पहले भी चर्चा की थी, गजट जो है वो एक तरह से सरकारी अखबार, पत्रिका टाइप में है और ये वीकली भी प्रकाशित होता है। और अगर कोई वीकली यानी कि हर सप्ताह ये प्रकाशित होता है। और अगर कोई विशेष कानून, जैसे कोई नया कानून बना या संशोधन हुआ कोई, तो उसका भी प्रकाशन सबसे पहले गजट में किया जाता है। तो वो स्पेशल जो गजट प्रकाशित किया जाता है वो असाधारण गजट होते हैं। तो असाधारण गजट में प्रकाशित होने के बाद जो कानून है वो उस तिथि से लागू हो जाते हैं। सचिव के द्वारा संबंधित मंत्रालय का जो विभाग, संबंधित विभाग है, उसके सचिव के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया जाता है राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को। और फिर वहाँ के जो सेक्रेटरीज हैं वो क्या करते हैं, अपने राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में संबंधित कानून के जो प्रावधान हैं उनको अपने विभाग के जितने भी कार्यालय हैं सब में उससे संबंधित सर्कुलर जारी कर दिया जाता है। और पूरे देश में वो जो कानून के प्रावधान हैं या संशोधित कानून के प्रावधान हैं, कोई निर्णय हैं, वो सब लागू कर दिए जाते हैं। तो ये तो काम हुआ देखिए कानूनों को लागू करने का। तो लागू करने का यानी कि मुख्य काम किसका है, कार्यपालिका का, प्रशासन का। तो देखिए, हमारे देश में जो कार्यपालिका है वो दोहरी है। हमारे देश में संसदात्मक व्यवस्था है। संसदात्मक व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, कार्यपालिका कैसी होती है, दोहरी। दोहरी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे दो प्रधान हैं। हमारे देश में कितने प्रधान हैं कार्यपालिका के, दो। एक तो है नाम मात्र की कार्यपालिका जिसे कहते हैं यानी कि राष्ट्रपति, और एक होता है जो वास्तविक कार्यपालिका है वो प्रधानमंत्री है। इसे राष्ट्र का प्रमुख कहते हैं, जबकि इसे प्रधानमंत्री को सरकार का प्रमुख कहा जाता है। तो इस तरह से हमारे देश में जो कार्यपालिका है वो कैसी है, दोहरी है। लेकिन कार्यपालिका में सिर्फ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। तो इसके अलावा कौन कौन इसमें शामिल हैं उस पर अपनी चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रपति के अलावा देखिए इसमें उपराष्ट्रपति भी, प्रधानमंत्री हो ही गए, इनकी मंत्री परिषद और साथ में महान्यायवादी, ये सब जो हैं वो संघ की कार्यपालिका में सम्मिलित किए जाते हैं। राष्ट्रपति देखिए देश का जो प्रथम नागरिक है, जो हमारे संवैधानिक पद जो है वो सब सर्वोच्च संवैधानिक पद, उस पर कौन है, राष्ट्रपति हैं। और जो दूसरा जो संवैधानिक पद है जो सबसे उच्च माना जाता है वो कौन है, उपराष्ट्रपति का पद है। तो दोनों ही पद जो हैं वो किस में शामिल किए जाते हैं, कार्यपालिका के अंतर्गत है। तो देखिए अनुच्छेद, इसको अपने एक एक टॉपिक वाइज अपने क्लियर करने की कोशिश करेंगे तो हमें अंतर भी पता लगेगा इसमें। तो अनुच्छेद देखिए क्या है कि राष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 52 में। 52 अनुच्छेद क्या कहता है कि हमारे जो देश का है एक राष्ट्रपति होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। और 52 के साथ ही 53वां अनुच्छेद जो संबंधित है वो क्या कहता है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है ना वो किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। लेकिन इसका उपयोग वो खुद नहीं कर सकेगा। तो वो किसके माध्यम से करेगा, इसका उपयोग वो प्रधानमंत्री के माध्यम से करेगा, जो कि मंत्रिपरिषद का प्रधान होगा। तो 52 और 53 अनुच्छेद देखिए राष्ट्रपति की पद और उसकी कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। अब उपराष्ट्रपति का पद देखें अपने, तो ये 63वें अनुच्छेद में है। 63वां अनुच्छेद जो है वो उपराष्ट्रपति से संबंधित है।
हमारे देश में जो उपराष्ट्रपति का पद है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इस पद को लिया गया है। और उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब 74 और जो 75 अनुच्छेद हैं, 74 और 75 अनुच्छेद ये प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद से संबंधित हैं। 74वां अनुच्छेद जो है वो क्या कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए, यानी कि राष्ट्रपति ये भी है कि उस सलाह को मानने के लिए बाध्य भी है वो, तभी ये नाम मात्र का मुखिया है, जबकि ये वास्तविक है। निर्णय वास्तव में किसके द्वारा लिए जा रहे हैं? प्रधानमंत्री के द्वारा और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा। तो सलाह कहा गया है इसको। संविधान में जो भाषा है उसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों का संपादन करने के लिए, उसमें सलाह देने के लिए एक प्रधानमंत्री होगा और उसकी मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद का जो मुखिया है, प्रधान है, वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ये तो कहा गया है 74वें अनुच्छेद में। और 75वां अनुच्छेद जो क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और मंत्री परिषद के जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ऐसा लिखा हुआ है कौन से अनुच्छेद में है? 75वें अनुच्छेद में है। और इसके अलावा देखिए एक महान्यायवादी का पद भी है। महान्यायवादी, महान्यायवादी का मतलब क्या होगा? देश का हमारे जो प्रथम विधि अधिकारी है, कानूनी अधिकारी, वो कौन है? महान्यायवादी। ये सरकार का जो है कानूनी सलाहकार है। जब सरकार के ऊपर मान लो कोई सर्वोच्च न्यायालय में सरकार से संबंधित कोई अगर केस चल रहा हो तो उनका वकील, सरकार के वकील के रूप में कौन कार्य करेगा? मुख्य वकील के रूप में महान्यायवादी जो है वो कार्य करता है। तो ये कानूनी सलाहकार है। और 76वां जो अनुच्छेद है, देखिए 76वां अनुच्छेद वो महान्यायवादी पद से संबंधित है। तो देखिए 52, 63, 74, 11 का अंतर है। इसको याद करना जो है वो भी ज़रूरी है। 52वां अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रपति से संबंधित है। 52 के बाद में अपने 11 अगर अंक जोड़ दें तो 63 में फिर 11 जोड़ें 74। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति हो गया 52वें अनुच्छेद से संबंधित, उपराष्ट्रपति का पद 63वें से, और प्रधानमंत्री का पद जो है वो 74वें अनुच्छेद से संबंधित है। इसके बाद में रेगुलर हैं 74, 75 और 76। 76वां अनुच्छेद किससे संबंधित हो गया? महान्यायवादी से। तो इसको जो है याद करना भी बेहद ज़रूरी है। और अब अपने आगे देखिए अगला पॉइंट है शपथ का। जब भी एक चीज़ और क्लियर करनी ज़रूरी है, ये जो सारे पद हैं ये कैसे हैं? राजनीतिक पद हैं ये। यानी कि ये कौन सी कार्यपालिका है? राजनीतिक कार्यपालिका। कार्यपालिका में अपने दो आगे इसके प्रकार पढ़ेंगे, थोड़ा सा अपने यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। एक तो राजनीतिक कार्यपालिका, एक स्थायी कार्यपालिका। तो राजनीतिक कार्यपालिका में तो ये सारे संबंधित हैं ये सभी पद। इसके अलावा स्थायी कार्यपालिका जो है उसमें ये सरकारी कर्मचारी, अधिकारी जो है वो उससे संबंधित होते हैं स्थायी कार्यपालिका से। तो इनको जो शपथ दिलाने का कार्य, देखिए शपथ दिलाने का कार्य, शपथ किस चीज़ की? पद की, गोपनीयता की, संविधान की प्रति जो है उसकी रक्षा की। तो पद और गोपनीयता की शपथ जरूरी होती है कि हमारे देश के हित से संबंधित अगर कोई मुद्दा है तो वो किसी अन्य देश के सामने जो है उसको उजागर ना किया जाए। तो ये गोपनीय बनाए रखना, अपने देश हित से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको गोपनीय बनाए रखना होता है। तो ऐसे इनको शपथ दिलानी ज़रूरी है। पद की, गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। तो देखिए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाता है। किसको? राष्ट्रपति को। बच गए उपराष्ट्रपति और ये सभी, बाकी सभी को जो है शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और राष्ट्रपति के द्वारा अगर कोई नियुक्त किया गया है कोई प्रतिनिधि, तो राष्ट्रपति या उसका प्रतिनिधि जो है वो शपथ दिलाने का कार्य करता है। अब है इनकी देखिए नियुक्ति। तो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, महान्यायवादी की भी। तो इनकी सभी की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जा रही है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
अब है निर्वाचन की विधि। निर्वाचन की विधि क्या है इनकी, देखिए चुनाव की विधि। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि है अप्रत्यक्ष, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि भी अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, जिनको जनता निर्वाचित ना करे, जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो उनको निर्वाचित करें, तो ऐसी विधि को अपने कहते हैं अप्रत्यक्ष विधि। और जो जनता अगर सीधा निर्वाचित करती है वो प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं वो। तो ये अप्रत्यक्ष विधि है गुप्त मतदान। ऐसे ही उपराष्ट्रपति में भी अप्रत्यक्ष विधि से इनका चुनाव होता है, गुप्त मतदान। तो देखिए जब अप्रत्यक्ष, हमारे देश में कोई भी जब अप्रत्यक्ष विधि से चुनाव होते हैं ज़्यादातर, उसमें कौन सी विधि जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसके द्वारा ये चुनाव करवाए जाते हैं। अब देखिए निर्वाचन की विधि, और एक है कि निर्वाचन इनका करेगा कौन। राष्ट्रपति के निर्वाचन जो अप्रत्यक्ष किया जा रहा है, प्रतिनिधि करेंगे, जनता के प्रतिनिधि करेंगे, लेकिन वो प्रतिनिधि होंगे कौन, तो देखिए ये भी समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए राष्ट्रपति के अगर निर्वाचन को देखें तो लोकसभा और राज्यसभा, और राज्यों की जो विधानसभा है, राज्यों की विधानसभा, इसके अलावा दिल्ली की और पुडुचेरी की जो विधानसभाएं हैं वहाँ के सिर्फ निर्वाचित सदस्य, देखिए ये इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, निर्वाचित सदस्य। लोकसभा राज्यसभा में अपने जब पढ़ते हैं तो उसमें दो तरह के सदस्य अपने पढ़ते हैं, एक तो होते हैं निर्वाचित यानी कि उनको जनता चुनती है, एक होते हैं मनोनीत जिनको कि मनोनयन किया जाता है, राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं वो। तो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होंगे। सिर्फ कौन से सदस्य इसमें भाग लेंगे, निर्वाचित सदस्य, यानी कि जिनको जनता ने चुन के भेजा है। तो देखिए लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाएं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, एक तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली और एक ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया पुडुचेरी। तो यहाँ पे विधानसभाएं हैं तो इनके भी निर्वाचित सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो ये हो गया इनका निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अब अपने बात करें जब उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति की का जो निर्वाचन है इसमें निर्वाचक मंडल कौन होगा, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। सभी सदस्य का मतलब भले ही वो निर्वाचित हैं या मनोनीत हैं, दोनों तरह के सदस्य जो हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं, भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित भी, मनोनीत भी सदस्य जो हैं वो भाग लेते हैं इसमें। और अप्रत्यक्ष पद्धति है, गुप्त मतदान होता है इनका भी। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, देखो निर्वाचन की विधि क्या है, इसमें मनोनयन है इनका राष्ट्रपति के द्वारा, जो है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता है, लोकसभा में जब चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं जब लोकसभा के, तो उसमें जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसका जो नेता है, उस नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की यानी कि मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये मनोनयन हो गया इनका। महान्यायवादी जो है इनको भी सरकार की सलाह पे यानी कि मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री की सलाह पे इसको भी मनोनीत किया जाता है, महान्यायवादी को। अब देखिए अगर इसकी इनका जो निर्वाचन है, निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उस विवाद का निपटारा कहाँ किया जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा। और एक टॉपिक जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है कि पुनर्निर्वाचन की जो व्यवस्था है वो हमारे भारत देश में है कि नहीं है। जैसे कि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में तो क्या है कि 2 बारी राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचन के लिए 2 बारी अगर निर्वाचित हो जाते हैं तो तीसरी बारी उनका निर्वाचन नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे देश में जो संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, संविधान इस पर मौन है। तो कहीं ये नहीं कहा गया कि 2 बारी या 3 बारी, तो पुनर्निर्वाचन जो है वो कितनी भी बारी हो सकता है हमारे देश में। रही त्यागपत्र की बात, देखिए राष्ट्रपति मान लीजिए किसी कारण से अगर त्यागपत्र देना चाहते हैं, वो किसको देंगे अपना त्यागपत्र,
उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देंगे। उपराष्ट्रपति को देना है वो राष्ट्रपति को देंगे। प्रधानमंत्री को अगर त्यागपत्र देना है वो राष्ट्रपति को देंगे। मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री को अगर त्यागपत्र देना हो तो वो किसे देंगे? प्रधानमंत्री को। और अगर महान्यायवादी को त्यागपत्र देना है वो किसको देंगे? राष्ट्रपति को। ये तो होगी त्यागपत्र की बात। अब है पद से हटाना। मान लीजिए कहीं कोई अयोग्य या कोई कदाचार से संबंधित अगर कोई मामला उठता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को या कोई मंत्री है, प्रधानमंत्री है, इनको हटाना भी ज़रूरी होता है। तो कैसे इनको हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति देखिए, इनको हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया है। ये 61वें अनुच्छेद में है। 61वें अनुच्छेद में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। तो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, ये बहुत मुश्किल होती है। लोकसभा राज्यसभा दोनों में अलग अलग विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष यानी कि 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो देखिए इसका जो संकल्प लिया जाता है वो सिर्फ राज्यसभा में लिया जा सकता है, यानी कि राज्यसभा ही इसके लिए अधिकृत है। तो वहाँ पे पूर्ण बहुमत जरूरी है। पूर्ण यानी कि कुल सदस्यों का आधे से एक ज़्यादा, इतने सदस्यों के द्वारा इसको पारित होना जरूरी होता है संकल्प को। तो राज्यसभा में तो पूर्ण बहुमत चाहिए, जबकि लोकसभा में साधारण बहुमत से ही ये प्रस्ताव पारित हो जाता है संकल्प, और उपराष्ट्रपति को जो है उनके पद से हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, देखिए इनको हटाने का क्या है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पे हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो लोकसभा जो मंत्रिपरिषद है पूरी की पूरी, प्रधानमंत्री समेत मंत्रिपरिषद, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यानी कि अगर वो अपना कार्य सही ढंग से ना कर पाए या लोकसभा में अपना बहुमत खो देते हैं वो, तो लोकसभा जो है वो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उनको हटा सकती है। तो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके लोकसभा के द्वारा जो मंत्रिपरिषद है प्रधानमंत्री समेत उनको हटाया जा सकता है। और अगर किसी मंत्री को हटाना है, मान लीजिए कोई मंत्री जैसे पीएम की नीतियों के अकॉर्डिंग ना चले, तो क्या होगा कि प्रधानमंत्री जो है वो उसको हटा सकते हैं, त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर सकते हैं। अगर वो त्यागपत्र नहीं देता तो ऐसी स्थिति में क्या है, प्रधानमंत्री सलाह देगा राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकते हैं। और रह गया महान्यायवादी, तो महान्यायवादी को भी हटाने का अधिकार जो है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। लेकिन इसकी सलाह कौन देता है? सरकार, यानी कि प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल जो है वो उसको राष्ट्रपति को सलाह देते हैं इसके लिए। देखिए लास्ट पॉइंट जो रह गया है वो है योग्यता का। योग्यता क्या होनी चाहिए? तो योग्यता देखिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। इसके अलावा राष्ट्रपति के लिए देखें अपने तो 35 साल की इसमें आयु अनिवार्य है, यानी 35 साल से छोटी आयु का जो व्यक्ति है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति दोनों ही पदों के लिए वो दावेदार नहीं होगा। तो 35 वर्ष की आयु भी ज़रूरी है। और राष्ट्रपति के लिए लोकसभा की सदस्यता के लिए जो योग्यता है वो उसमें होनी ज़रूरी है, और उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा की सदस्यता के वो योग्य होना चाहिए। तो इसके अलावा एक जो योग्यता है वो और ज़रूरी है, वो है लाभ का पद। लाभ के पद पर ये नहीं होने चाहिए, ये लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। अब लाभ के पद में जितने भी सरकारी पद हैं उन्हें लाभ का पद माना गया है। किसको नहीं माना गया है बस वो अपने ध्यान में रखना है, बाकी सारे लाभ के पद माने जाते हैं। तो किसको नहीं माना गया है, इसमें एक तो जो राष्ट्रपति पद पर कार्यरत हैं वो, एक है उपराष्ट्रपति पद पर कार्यरत हैं जो, उसे भी लाभ का पद नहीं माना गया है। एक है राज्यपाल, किसी भी राज्य के राज्यपाल हैं वो भी लाभ के पद पर नहीं है। इसके अलावा संसद के या किसी भी राज्य के जो मंत्री हैं, मंत्रियों को भी लाभ के पद पर नहीं माना गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद और राज्य के जो मंत्री हैं इनको छोड़ के बाकी जो संघ सरकार के, इसको अपने संघ सरकार कह सकते हैं, संघ सरकार के जो मंत्री हैं, संघीय सरकार के जो मंत्री हैं, तो इनको छोड़ के बाकी जितने भी पद हैं वो सारे के सारे लाभ का पद माने जाते हैं। इनको लाभ के पद में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये इसकी योग्यताएं हैं। और बाकी महान्यायवादी की जो योग्यताएं देखिए मेन वो क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है उसके समान योग्यता जो है वो महान्यायवादी की होती है। और वो योग्यता क्या होती है कि
हाई कोर्ट में, यानी किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष, एक या अधिक न्यायालय में 5 वर्ष तक उसको जज यानी मजिस्ट्रेट, ये जो है न्यायाधीश की, उसकी कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, और या फिर 10 वर्ष तक एक या अधिक हाई कोर्ट में उसको वकालत का यानी वकील के रूप में वो कार्य कर चुका हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान उसकी योग्यता मानी जाती है, और ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। और वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो वर्तमान में जो सरकार में महान्यायवादी हैं वो 2017 से कार्यरत हैं, के वेणुगोपाल हैं, और अब 30 जून तक का उनका कार्यकाल था, 3 साल तक का, लेकिन उसे अब आगे और बढ़ा दिया गया है। तो राष्ट्रपति पद पर हैं श्री रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति पर हैं श्री वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री पद पर हैं श्री नरेंद्र मोदी, मंत्रिपरिषद में कई मंत्री शामिल हैं, और महान्यायवादी के पद पर वर्तमान में के वेणुगोपाल कार्यरत हैं। तो इस तरह से देखिए, ये जो वीडियो है ये कार्यपालिका से संबंधित है, बनाई गई है। तो इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आगे जो है हम कार्यपालिका के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।